आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर ग्रेविटेशन। क्लास 9th में ये चैप्टर पढ़ाया जाता है और ग्रेविटेशन का क्या यूज़ होता है, इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ते हैं, मैक्सिमली क्या इससे क्वेश्चन बन सकता है क्लास 9th में। और क्लास 9th की जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए है क्योंकि क्लास 10th में जो चीज़ें हम पढ़ते हैं उसका बेस क्लास 9th से बनता है। ओके, तो क्लास 9th में जो चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ग्रेविटेशन के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं पहले उन्हें लिख लेते हैं कि जो पहला पॉइंट होगा इसके में हम पढ़ेंगे सबसे पहले ग्रेविटी के बारे में। सबसे पहले ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेविटी क्या होती है, क्यों हम ग्रेविटी के बारे में पढ़ते हैं, ग्रेविटी क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में उसके बाद में हम पढ़ेंगे केपलर्स लॉ के बारे में। ओके, केपलर्स ने कौन से लॉ दिए थे? केपलर्स के 3 लॉज होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि बताता है कि हमें अर्थ कैसे रोटेट करती है और उसकी टाइमिंग क्या होती है, कितना एरिया स्वैप करती है, रेडियस में और टाइम में क्या रिलेशन होता है। तो ये सब चीज़ें हमें केपलर लॉ से पता चलती हैं। अगर हम तीसरे पॉइंट के बारे में देखें तो इसमें तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या होती है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। थर्ड चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का न्यूटन का कौन सा लॉ है, कैसे हम बताते हैं कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट के बीच में क्या ग्रेविटी की वजह से कौन कौन से रिलेशन हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में है। इसके बाद में और भी चीज़ें हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम केवल ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत केपलर्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रेविटी के बारे में। ओके, जब हम बात करते हैं ग्रेविटी की तो ग्रेविटी क्यों इंपॉर्टेंट होती है। ओके, हमें पता है ग्रेविटेशन क्या है, व्हाट इज ग्रेविटेशन। अगर हम वर्ड से देखें ग्रेविटेशन में तो इसके अंदर ही एक वर्ड छुपा हुआ है, ग्रेविटी। ओके, तो ग्रेविटी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमें ये पता है कि हमने कभी बहुत बार ये सुना होगा, टीचर से भी सुना है और अपने बुक्स में भी पढ़ा होगा कि ग्रेविटी कैसे किसने फाइंड आउट की थी, कि एक साइंटिस्ट थे न्यूटन जो कि पेड़ के नीचे सो रहे थे, और स्टोरी सबने सुनी हुई है। ओके, तो कि उनके सेब एप्पल के पेड़ के नीचे सो रहे थे वो, तो जब एप्पल नीचे गिरा तो उन्होंने सोचा कि भाई एप्पल नीचे क्यों गिरा है। ओके, किस वजह से एप्पल नीचे की तरफ ही गिरा, किसी और तरफ क्यों नहीं गिरा। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती है कि जो ग्रेविटी को ज़्यादा डिफाइन करती हैं। ओके, तो अगर हम बात सुने कि ग्रेविटी क्यों इंपॉर्टेंट है, किस वजह से ग्रेविटी लगती है, क्या हर ऑब्जेक्ट के अंदर ग्रेविटी होती है, क्या हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऐसी फोर्स होती है जो अपनी तरफ चीज़ को अट्रैक्ट कर पाए। ओके, तो इस वजह से ही हम सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले हम ग्रेविटी के बारे में थोड़ा समझते हैं कि क्या होती है ग्रेविटी। ओके, अब हमें ये पता है कि ये हमारा सन है। ओके, अब सन के चारों तरफ सारे ऑर्बिट रोटेट करते हैं, सबको पता है। ओके, तो जब सारे ऑर्बिट रोटेट करते हैं तो उनका इस तरह का कुछ पाथ होता है रोटेट करने का। ओके, द ऑर्बिट, इसको बोलते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज ऑर्बिट। ऑर्बिट वो चीज होती है या वो एक पाथ होता है। ओके, ऑर्बिट इज अ पाथ along which any object will rotate or revolve. ओके, ऑर्बिट का मतलब क्या होता है कि सन है, सन के चारों तरफ एक पर्टिकुलर पाथ में ही ये ऑब्जेक्ट घूमता है। और ऑब्जेक्ट के क्या होता है, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हीं को तो प्लैनेट बोलते हैं। तो प्लैनेट रोटेट्स अराउंड द अर्थ, प्लैनेट रोटेट्स अराउंड द अर्थ इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट। ओके, एंड द फॉर्म इज इलिप्टिकल, इट इज नॉट सर्कल। गोल गोल नहीं घूमता है कि अगर ये सन है तो ऐसे गोल गोल नहीं घूमेगा। ओके, दैट इज नॉट द केस, गोल गोल नहीं घूमता है। गोल गोल क्यों नहीं घूमता है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसा ही क्यों होता है कि इलिप्टिकल शेप में ही क्यों घूमते हैं, गोल गोल क्यों नहीं घूम पाते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होती है, ये सभी सारे फिनोमिना जो होते हैं ये सब ग्रेविटेशन की वजह से ही होते हैं। ओके, कैसे समझते हैं इस बात को। अगर ये सन है और यहाँ पे
सबसे पहला प्लैनेट कौन सा आता है सन के सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है, डेट इज मर्करी, डेट इज मर्करी। ओके, तो मर्करी जब रोटेट कर रहा है तो होता क्या है कि इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ओके, इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और अगले प्लैनेट के बीच में भी और इसके बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे कौन सा प्लैनेट होगा, वीनस। ओके, तो यहाँ वीनस है और यहाँ मर्करी है। ओके, तो होता क्या है, ये इसको अट्रैक्ट करता है और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। दोनों के बीच में रिपल्शन भी हो सकता है, लेकिन रिपल्शन क्यों नहीं होता, क्योंकि पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही वो घूम रहा है। सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होती है प्लैनेट के अंदर जो सोलर सिस्टम में होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी सन के पास होती है। ओके, तो सन के ही ग्रेविटेशन फोर्स में सारी चीज़ें घूमती हैं। ओके, तो थोड़ा बहुत अगर हम समझे इस चीज़ को कि कोई भी प्लैनेट एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जब घूमता है, ओके, तो वो किसकी वजह से घूमता है, ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सन। ओके, सन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही कोई भी प्लैनेट एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता है। ओके, तो पहले अगर हम बात करें कि इलिप्टिकल शेप ही होती है ऑर्बिट्स की, ये किसने बताया था, कॉपरनिकस ने। ओके, समझ लेते हैं इसको। तो कॉपरनिकस ने बताया था कि जो शेप होती है इनकी ऑर्बिट्स की जो शेप होती है दैट इज इलिप्टिकल नॉट सर्कुलर। ओके, तो ये सारी चीजें आ गई हैं। अब समझते हैं कि ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके, अब जैसे कि अगर हम बात करें, अगर ये सन के पास कोई भी एनर्जी नहीं होती, ओके, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं होती, ज़्यादा एनर्जी नहीं होती इनसे, तो क्या करते, ये ऑर्बिट्स अपने अपने मर्जी से घूमते। ओके, अब मान लेते हैं जैसे हम बात करें स्कूल में, अगर कोई भी प्रिंसिपल ना हो स्कूल में तो क्या होगा, सारे टीचर्स अपनी मर्जी से काम करेंगे। ओके, तो कोई ना कोई सुपीरियर पावर होती है हर एक के ऊपर। ओके, तो वैसे ही इन प्लैनेट्स के जो ऑर्बिट है उनको बनाने के जो भी कैसा ऑर्बिट होगा, वो जो मेन पावर होती है वो सन के पास होती है। ओके, और उसी पावर को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन। ओके, ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन क्या, इसकी ग्रेविटी की, अब जब पावर तो इसके पास भी है लेकिन पावर इसके पास भी तो है। अगर सन के पास एक ज़्यादा पावर है तो अगर हम इसको अर्थ बोल देते हैं तो अर्थ के पास भी तो थोड़ी कम पावर है लेकिन पावर है ना। ओके, तो यही क्या होता है कि दोनों की पावर को जब हम एनालाइज करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास आता है, ओके, कि एक दूसरे से दूर क्यों नहीं जा रहा, तो ये भी जब भी चीज़ें पढ़ते हैं तो इसके बारे में हम ग्रेविटेशन को ही कंसिडर करते हैं। ओके, तो अगर हम मोटा मोटा देखें कि ग्रेविटेशन होता क्या है, तो ग्रेविटेशन इज अ फोर्स। ओके, तो ग्रेविटेशन इज अ फोर्स दैट अलाउज, gravitation is a force that allows all the object to be in a particular position. okay, कुछ भी ऑल ओवर द यूनिवर्स अगर देखें कि अर्थ की एक पोजीशन है, वीनस की एक पोजीशन है, मरकरी की एक पोजीशन है, तो ये सब ग्रेविटेशन की वजह से ही है कि एक पर्टिकुलर पोजीशन में ही वो रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो ग्रेविटेशन की बात करें, ग्रेविटेशन को जब भी हम कंसिडर करते हैं, ग्रेविटेशन को जब भी हम कंसिडर करेंगे तो उसके बारे में हम बात करेंगे ग्रेविटी। ओके, तो ग्रेविटी इंपॉर्टेंट होती है इसमें। तो ग्रेविटी के बारे में पढ़ते हैं, ग्रेविटी क्या होती है। ग्रेविटी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक चीज हम पहले पढ़ चुके होते हैं, जब लीनियर मोशन होता है एक, ओके, और एक होता है इसे लीनियर मोशन, इसे हॉरिजॉन्टल मोशन भी कहते हैं। इसे हॉरिजॉन्टल मोशन भी कहते हैं। अब दूसरा मोशन क्या होता है, वर्टिकल मोशन इसे कहते हैं। वर्टिकल मोशन मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन मतलब क्या होता है, जो लीनियर मोशन होता है। जैसे कि मान लेते हैं एक साइकिल होती है, अब साइकिल जो चल रही है रास्ते में तो वो सीधे सीधे चल रही है, ओके, तो सीधे सीधे चलेगी तो उसे कैसा मोशन बोलते हैं, लीनियर मोशन बोलते हैं। ओके,
तो लीनियर मोशन में जैसे कि हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, व्हाट इज एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ओके, मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल, ये हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ओके, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन जिस तरह से लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन काम करता है, उसी तरह से जब हम वर्टिकल मोशन की बात करते हैं, जब हम वर्टिकल मोशन की बात करते हैं, मतलब जैसे कि कोई पत्थर ऊपर से गिर रहा हो। ओके, कोई पत्थर जब ऊपर से गिरता है, ओके, तो डेट इज वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, तो जब परपेंडिकुलर मोशन में जब हम बात करते हैं, तो इसमें हम बात करते हैं ग्रेविटी की। अब देखते हैं, देखिए एक्सेलरेशन जब हम लीनियर मोशन में बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? कोई एक एक्स्ट्रा एनर्जी जो हम देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। ओके, तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो हम लीनियर मोशन में देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। उसी तरह से एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जो कि प्रोवाइड कौन करती है? सरफेस पे कौन है? सरफेस का मतलब क्या है? ये अर्थ ही तो है। ओके, तो एक एक्सटर्नल फोर्स होती है अर्थ के पास, जो कि अर्थ प्रोवाइड करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने के लिए। ओके, तो वर्टिकल मोशन में हम जब बात करेंगे, तो जब ऊपर से कोई चीज नीचे आ रही है, तो ग्रेविटी लगाती है कौन? अर्थ। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक अर्थ के पास एक एक्सटर्नल एनर्जी है। ओके, एक एक्सटर्नल एनर्जी होती है अर्थ के पास, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं। अब इसके बारे में समझते हैं कि अर्थ के पास कितनी ग्रेविटी होती है, दूसरे के पास कितनी है, और प्लैनेट्स के पास होती है नहीं होती है। ओके, तो होता क्या है कि ग्रेविटी एक वो फोर्स है, द फोर्स exerted by the earth on any object towards it। मतलब what is gravity? The force exerted by the earth on any object to it। ओके, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने के लिए किसी भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं। अब ये एनर्जी अर्थ के पास है। ओके, तो अर्थ के पास जो ये एनर्जी है, या फिर एक पावर जैसे कह सकते हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? जैसे एक्सेलरेशन की हम बात करते हैं, तो जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, एक्सेलरेशन की बात करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसी तरह से जब हम ग्रेविटी की बात करेंगे, तो ग्रेविटी की यूनिट भी इतनी ही होगी। ग्रेविटी की यूनिट भी कितनी होगी? यही होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, लेकिन इसकी एक वैल्यू होती है, अगर बात करें तो वो वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये फिक्स वैल्यू होती है। अगर हम अर्थ की बात करें, तो कहीं पे भी इस वैल्यू के साथ ही हम कर सकते हैं, जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, या फिर जो भी हम किसी भी फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं, तो जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो 9.8 लेनी होती है हमें। अब इसको और एक तरीके से समझ सकते हैं ग्रेविटी क्या होती है। ओके, तो एक और तरीके से समझ सकते हैं इसको ग्रेविटी क्या होती है। जैसे कि हमें पता है व्हाट इज फोर्स। फोर्स, व्हाट इज फोर्स? व्हेन मास इज मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन। ओके, फोर्स इज इक्वल्स टू ma, that is mass, that is acceleration। ओके, सो ये जो फोर्स होती है F इक्वल्स टू ma, ये लीनियर मोशन में लगती है। ओके, लेकिन जब हम वर्टिकल मोशन की बात करते हैं, जब हम वर्टिकल मोशन की बात करते हैं, तो
हम एक्सेलरेशन की जगह क्या लेते हैं, ग्रेविटी। ओके, तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी। ओके, दैट इज सेम, कोई फर्क नहीं है एक्सेलरेशन में और ग्रेविटी में। एक्सेलरेशन जैसे कि एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, जैसे हम बाइक चलाते हैं। ओके, तो बाइक चलाते हो जब हम 40 किलोमीटर की स्पीड पे हम चल रहे हैं, ओके 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहे हैं, तो जब हमें एक्स्ट्रा थोड़ा रेस देनी होती है तो जब हम एक्सेलरेट करते हैं तो हमारी स्पीड तेज हो जाती है। ओके, उसी तरह से ग्रेविटी क्या होती है, जब हम वर्टिकल मोशन की बात करेंगे तो वर्टिकल मोशन में जो एक्स्ट्रा एनर्जी अर्थ लगाएगा, जो एक्स्ट्रा फोर्स जो अर्थ लगाएगा वो कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई द ग्रेविटी, और ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये दो बातें हमें याद रखनी पड़ेंगी ग्रेविटी के बारे में। और ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी से मास पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो हम आगे स्टडी करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। ओके, तो ये क्लास 9 की मेरी पहली वीडियो थी। इस वीडियो में हमने ग्रेविटी के बारे में पढ़ा है और ग्रेविटेशनल चैप्टर में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को हम और आगे तरह डिस्कस करेंगे। और आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और जो भी आपके अगर कुछ और सब्जेक्ट से डाउट हैं वो भी आप फिजिक्स के रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आप मुझसे कहीं भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।